गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस सरकारी एजेंसी ने होम एनर्जी ऑडिट पर प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा अनुसंधान और विकास एजेंसी, ऊर्जा नियामक एजेंसी या फिर ऊर्जा योजना एवं तकनीकी एजेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा होम एनर्जी ऑडिट पर प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। देखते हैं ये क्या है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव फ्रेंड मनाया जा रहा है, उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में जो सप्ताह मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, जो कि कब से कब तक के बीच में फ्रेंड? 8 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में। और इसी दौरान देखा जाए 8 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से घरेलू ऊर्जा ऑडिट का पर प्रमाणित पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? 8 से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में। ये क्या है? घरेलू ऊर्जा ऑडिट है। तो इसके बारे में देखा जाए, ये जो घरेलू ऊर्जा ऑडिट है वो एक घर में जो विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा खपत की जो वस्तुएं होती है, जिसमें फ्रेंड देखा जाए ऊर्जा लगती है, जो भी आपके घर में चाहे फ्रिज होंगे, टीवी होंगे, इसमें क्या है, एक तरीके से ऊर्जा लग रही है। और जो भी उपकरण होंगे, उन उपकरणों के जो है ऊर्जा उपयोग के उचित लेखांकन, प्रमाणीकरण, सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो एक तरीके से इससे क्या होगा कि इससे जो आपका जो सर्टिफिकेट कोर्स ऑन होम एनर्जी ऑडिट जो शुरू किया गया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से, इससे जो उपभोक्ता के जो ऊर्जा पे जो खर्च आते हैं उसमें कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ जो कार्बन फुटप्रिंट है उससे भी इसमें कमी आएगी। ये देखा जाए, ये जो पाठ्यक्रम है फ्रेंड, ये प्रमाणन का पाठ्यक्रम है। जितने भी इंजीनियर्स के जो इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, उनके बीच में जो ऊर्जा ऑडिट है, ठीक है, और जो ऊर्जा दक्षता है और जो संरक्षण, उनके महत्व को बताया जाएगा। और उनके बीच में इसके लाभ के बारे में जागरूकता जो है वो क्या किया जाएगा? पैदा की जाएगी। ठीक है, तो यही है इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो कि शुरू किया गया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। बात करते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको हम क्या कहते हैं? बी के भी नाम से जानते हैं, आप इसको बी देख सकते हैं, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। हम इसका गठन देख लेते हैं, कब किसके द्वारा किया गया था। ये देखिए, ये जो ब्यूरो है, ये देखा जाए ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत फ्रेंड है। ठीक है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक, ध्यान रखिएगा, ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसको कानून ला करके बनाया गया था। तो इसके प्रति जो इसको कब किया गया था? ये वर्ष 2002 की बात है। वर्ष 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 लाया गया था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 के प्रावधान के तहत जो है इसे स्थापित किया गया था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए स्मारक संग्रहालय का निर्माण कर रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? बी। हरियाणा जो है वहाँ पे एक स्मारक संग्रहालय बनाया जा रहा है। किसके लिए बनाया जा रहा है? जो 1857 के विद्रोह में जो लोग शहीद हुए थे, उन शहीदों को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है फ्रेंड कि इस संग्रहालय के बनने के बाद जो है, जो शहीद स्मारक जो बन रहा है, स्मारक के बनने के बाद जो अब तक का हम इतिहास जो हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। किसके परिप्रेक्ष्य में? जो 1857 का विद्रोह है। क्योंकि अभी तक जो वहाँ के जो इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि ये जो पार्क निर्माण को लेकर के जो वहाँ के इतिहासकार वो ये दावा कर रहे हैं कि जो 1857 की क्रांति का जो बिगुल, जो हम मानते हैं कि मेरठ से, ठीक है, आप मानते हैं मेरठ से हुआ था, मेरठ से नहीं बल्कि अंबाला, ठीक है, अंबाला हरियाणा का स्थान है, वहीं पे ये बनाया जा रहा है। अंबाला में जो है बजा था, यानी कि जब मेरठ का विद्रोह प्रारंभ हुआ था उसके ठीक 9 घंटे पहले जो है वो अंबाला में 1857 का विद्रोह जो है वो वहाँ पे शुरू हो चुका था। इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अब यहाँ पे ये जो स्मारक बनाया जा रहा है, तो देखा जाए ये जो हरियाणा की सरकार के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए देखा जाए अंबाला में एक 300 करोड़ के बजट के साथ जो है स्मारक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। और इस अंबाला में जो ये युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? जो गुमनाम, क्योंकि यहाँ पे जो पता है, यहाँ की सरकार ये बोल रही है कि जो यहाँ के जो
शहीद थे, जो इस विद्रोह में जिन्होंने भाग लिया था, उनके बारे में इतिहास बहुत ज़्यादा शांत है, यानी कि अभी इनके नाम गुमनाम है। तो ये जो गुमनाम नायकों की जो वीरताओं को अमर करना, जिन्हें स्वतंत्रता के प्रथम विद्रोह जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था कि पट्टायक लिखने का श्रेय नहीं मिला है। ठीक है, तो इसी चीज़ को कभी नहीं मिला है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि उनकी जो यानी कि तो ऐसा मतलब ये जो क्रांति के जो असंगत जो वीर हैं उनकी गाथाओं को प्रदर्शित करने के लिए ये जो है शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, अंबाला में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? हरियाणा के। तो अंबाला विद्रोह की घटनाओं पर विशेष जोर देने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान को भी इसमें जोर दिया जाएगा, ऐसा उजागर किया जाएगा। यही इसका शहीद स्मारक जो बनाने का उद्देश्य है। ठीक है, जब हरियाणा की बात करते हैं फ्रेंड, हरियाणा जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? चंडीगढ़ है, और यहाँ के सीएम कौन है फ्रेंड? मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस संस्था के द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? यूनिसेफ के द्वारा, WTO के द्वारा, WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, WHO के द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। तो देखा जाए ये जो WHO के द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया है कि मलेरिया से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास था, उस वैश्विक प्रयास में वर्ष 2020 में जो कोरोना वायरस के जो महामारी आई थी, जो बीमारी आई थी, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये चेतावनी भी फ्रेंड दी गई है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जिस तरीके से कोरोना के कारण जो नुकसान अभी हुआ है, जो प्रयास किया जा रहा है मलेरिया उन्मूलन का WHO के द्वारा, विभिन्न देशों के द्वारा, उस मलेरिया उन्मूलन में जो इस नकारात्मक प्रभाव पड़ा है किसका? आपका इस कोरोना वायरस का, उसमें अगर हम समय रहते उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये दुनिया में जो मलेरिया है वो फिर से फैल जाएगा, और खास करके किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, देख लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखा जाए ये जो क्षेत्र है फ्रेंड, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है क्योंकि इस दौरान जो अफ्रीका क्षेत्र के जो देश हैं वहाँ पे मलेरिया के मामलों में सर्वाधिक या सबसे अधिक संख्या में वृद्धि जो है दर्ज की गई है। यहीं पे देखा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है, कोविड-19 महामारी के दौरान जो है वो मलेरिया की रोकथाम, निदान और उपचार के प्रावधानों के व्यवधान के कारण कितने लोगों के 69,000 जो है वो मौतें हुई हैं, ध्यान रखिएगा। और वहीं पे देखा जाए जो 2020 में जो मलेरिया से लगभग पूरे क्षेत्र में वो 6,27,000 मौतें हुई हैं, और ये देखा जाए वर्ष 2019 की तुलना में 22% जो है वो अधिक है। ठीक है, तो वृद्धि दर्ज की गई है वर्ष 2020 में, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो बहुत सारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई थी, स्वास्थ्य सेवाओं में जो कुछ भी जो व्यवधान के कारण जो है मलेरिया के मामलों में या उससे होने वाली मौतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। मगर फिर भी एक उम्मीद ये भी है कि हालात अभी उतने भी खराब नहीं हुए हैं जितने की मतलब आशंका जताई गई थी WHO के द्वारा। इसीलिए WHO ये कह रहा है कि समय रहते हमें एक ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब के आधार पर मलेरिया की रिपोर्ट जो है जारी किया गया है, और इसमें देखिए जो मलेरिया के लगभग जो मामले दर्ज किए गए हैं WHO अफ्रीका क्षेत्र में, लगभग 95% जो है वो मामले इस क्षेत्र से दर्ज किए गए हैं। उसमें भी ये बात किया जा रहा है कि WHO के जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लगभग 83% जो मामले वो भारत उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, देखिए भारत से काफ़ी ज़्यादा मलेरिया के केसेस आए हैं। और वहीं बात करते हैं फ्रेंड, वर्ष 2016 में जो है श्रीलंका जो मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था वो अभी भी अपने इस स्टेटस को बरकरार रखा हुआ है, यानी कि अभी भी वो मलेरिया से मुक्त बना हुआ है। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में जो मलेरिया के मामले थे उसमें 96% जो है मामले वो लगभग 29 देशों के बीच में थे। ये भी चीज़ ध्यान रखेगा, उसके लिए 29 देश जिम्मेदार थे। और जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ के जो देश हैं, खासकर 6 देश, कौन कौन से? नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, मोजाम्बिक है, अंगोला है और जो बुर्किना फासो है। ये जो 6 देश में ये दुनिया भर के सभी मामलों में लगभग क्या है 55% के वो हिस्सेदारी के साथ हैं। ठीक है, तो अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है मलेरिया को लेकर के। प्रश्न मेरा ये है कि अभी हाल ही में WHO के द्वारा पहली मलेरिया वैक्सीन को मान्यता दी गई है, आप उसका मुझे नाम बताएं। ठीक है, और खासकर मुझे ये बताएं कि WHO के द्वारा जो मलेरिया को किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, और भारत के द्वारा जो है वो किस वर्ष तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ साथ मुझे ये बताएं कि WHO के द्वारा जो मलेरिया उन्मूलन के लिए कुछ देशों में, खासकर 25 देशों में जो प्रयास किया जा रहा है, एक पहल चलाई जा रही है, उस पहल का क्या नाम है जो मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है, आप मुझे बताइए। सबके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। जब हम WHO की बात करते हैं तो आइए WHO की देख लेते हैं। WHO जिसकी स्थापना के
7 अप्रैल जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि WHO की स्थापना इसी दिन हुई थी। कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर देखा जाए जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और यहाँ के जो इस समय WHO के जो प्रमुख हैं उनका नाम है टेड्रोस, ठीक है, देखा जाए उनका नाम क्या है फ्रेंड? टेड्रोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गैब्रियेसस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को किस राज्य में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? डी, उत्तर प्रदेश में जो है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। और ध्यान रखिएगा ये सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए इसके बारे में देख लेते क्या है। तो देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर का जो परियोजना है उसका लोकार्पण किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये परियोजना फ्रेंड बहुत पुरानी है। इसकी जो परियोजना की जो शुरुआत की गई थी बनाने की, वो 1978 में बनाने की शुरुआत किया गया था। और इसको वर्ष 2016 में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके तहत जो है इस परियोजना को लाया गया था, ठीक है। और देखा जाए इस परियोजना के बारे में अगर देखा जाए तो इस परियोजना में जो है लगभग 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। और कौन कौन सी ये है ये देख लीजिए। तो ये जो सरयू नहर परियोजना है, इस क्षेत्र में, इस परियोजना के जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत जो जल संसाधन, उन जल संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 5 नदियाँ, ये 5 नदियाँ कौन कौन सी? घग्गर है, घाघरा है, सरयू है, राप्ती है, बाणगंगा है और रोहिणी। इनको क्या किया जाएगा? आपस में जोड़ा जाएगा। और इन नदियों को आपस में जोड़ करके जो बड़ी नदियाँ होंगी उन बड़ी नदियों को पानी को क्या किया जाएगा फ्रेंड? छोटी नदियों तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है। जो छोटी नदियों को पहुँचाने के लिए बैराज बनाए जाएंगे, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा इन 5 नदियों को जोड़ करके 9 जिलों के जो गांव हैं उन गांव के जो किसान हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। तो यानी कि ये परियोजना जो कि 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जो है फैली हुई है, अधिक भूमि से जो अधिक भूमि की जो सिंचाइयों के लिए ये जो है पानी सुनिश्चित जो है करेगा, प्रदान करेगा, सुनिश्चित पानी प्रदान करेगा। और ये क्षेत्र कौन कौन सा? जो बहराइच है, श्रावस्ती है, गोंडा है, बलरामपुर है और बस्ती है, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर के जो गांव के जो लगभग 29 लाख किसानों को ये परियोजना क्या करेगा? लाभान्वित करेगा। तो अब देखा जाए ये जो 9 जिलों से संबंधित जो गांव हैं, इन गांवों से संबंधित जो किसान हैं, अब इन किसानों को क्या किया जाएगा? जो फसल में पानी के अभाव के कारण जो अभी तक इनकी फसलें सूख जाती थी, अब इस परियोजना से उनको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ देखा जाए जिस नदी में जो पानी कम होगा उनको दूसरी नदियों के द्वारा क्या किया जाएगा? दूसरी नदियों के पानी के द्वारा क्या किया जाएगा? रिचार्ज की जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो नहर की कुल लंबाई होगी वो कितनी होगी फ्रेंड? 6600 किलोमीटर जो है, ठीक है, इस नहर की लंबाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड कि किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना नामक अम्ब्रेला योजना लागू किया जा रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो अटल वयो अभ्युदय योजना को है चालू किया गया है, लागू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक अम्ब्रेला योजना लागू किया गया है जिसका नाम क्या है? वयो अभ्युदय योजना। इस योजना के तहत फ्रेंड देखा जाए जो सभी राज्यों के जो जिले हैं उन जिलों में जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों के लिए उनके बेहतर देखभाल के लिए जो है एक वृद्धाश्रम खोला जाएगा। और इस वृद्धाश्रम में विशेषकर जो महिलाएं हैं उनका खास ख्याल रखा जाएगा, उनके लिए खास व्यवस्थाएं होंगी, ठीक है। और इसी में देखा जाए जितने राज्य हैं देश के, उन राज्यों का जो राजधानी होगी उस राजधानी में जो देखा जाए एक केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये केयर सेंटर जो होगा वो वृद्ध लोगों के बेहतर इलाज के लिए जो है वो स्थापित किया जाएगा। और इस योजना को देखा जाए, इस योजना के कई घटक हैं जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें से देखा जाए तो एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, दूसरा देखा जाए तो सेक्रेड योजना है यानी कि सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी है, तीसरा देखा जाए IPSRC यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। ये विभिन्न योजनाओं जो है इस योजना के जो घटक होंगे, ठीक है, इसको चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा मटुआ द्वीप किस सागर में स्थित है? बेरिंग सागर में है, ओखोटस्क सागर में है, काला सागर में या फिर कैस्पियन सागर में है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? बी, ओखोटस्क सागर में है आपका
मटुआ द्वीप देखते हैं चर्चा में क्यों है। सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये जो मटुआ है वो ओखोटस सागर में, सी ऑफ ओखोटस में स्थित है और ये देखा जाए वहाँ पे एक कोरल द्वीप है, ठीक है। उन कोरल द्वीप श्रृंखला में स्थित एक निर्जन द्वीप समूह है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड। ये देखिए ये जापान है और ये देखा जाए जो है उसका एरिया है, रशिया का एरिया है। और ये जो क्षेत्र फ्रेंड देखेंगे ये कोरल आइलैंड्स है, इसको लेकर के विवाद चलता है रशिया में और जापान भी इस पे अपना अधिकार जो है वो जमाता है। जैसा कि आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र पे जो है सोवियत संघ का कब्जा था। 1991 के बाद जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो उस पर देखा जाए ये काफ़ी एक विवाद का कारण बना हुआ है देशों के बीच में। तो ये कोरल आइलैंड का एक भाग है, देखिए हमने यहाँ पे मार्क किया है मटुआ, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं सी ऑफ ओखोटस्क है और यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशियन है। जैसा कि आप जाकर देख रहे हैं ये क्षेत्र क्या है, रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहीं पे ये क्षेत्र स्थित है। तो यही है आपका ओखोटस्क। और यहाँ पे देखा जाए अभी ये चर्चा में क्यों है, ये देखा जाए जैसा कि उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में देख रहे हैं, देखिए। और यहाँ पे देखिए ये जो क्षेत्र है इसलिए चर्चा में है ये द्वीप जो है, क्योंकि इस द्वीप पे देखा जाए रूसी सेना ने इस द्वीप पे, किस द्वीप पे, मटुआ द्वीप पर बैशन सिस्टम, ठीक है, बैशन सिस्टम नामक एक अपनी रक्षा मिसाइल प्रणाली जो है वो तैनात की है। और इस सिस्टम के बारे में बात करें, जो बैसन सिस्टम है ये एक तटीय रक्षा मिसाइल प्रणाली है और ये जो सिस्टम है वो लगभग 500 किलोमीटर की सीमा तक समुद्री लक्ष्यों को भेजने में क्या है, सक्षम है, ठीक है। तो मटुआ द्वीप जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड एक ये देखा जाए जो गोलुविन जलडमरू है उसके लगभग 16 किलोमीटर दूर है। और ये देखा जाए जैसा कि आप कोरल आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे दावा जो है वो इस समूह पर जापान भी अपना दावा करता है, तो काफ़ी विवादित क्षेत्र है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए एक तरीके से आक्रामक जो है रुख अपनाया जा रहा है रशिया के द्वारा, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा विवादित है, इसलिए वो अपने देखा जाए इन क्षेत्रों पे अपनी मिसाइलों को तैनात कर रहा है, अपने सेनाओं को तैनात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पीएनबी के साथ, आईसीआईसी के साथ, एसबीआई के साथ या फिर एक्सिस बैंक के साथ? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन किया है। आइए देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक है, उसने जो युद्ध के जो दिग्गज हैं, जो हमारे सेना सिपाही होते हैं और जो पूर्व सैनिक हैं, और खासकर जो युद्ध के दौरान जो सैनिक शहीद हो गए उनकी जो विधवाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन बच्चों को समर्थन करने के लिए, उन बच्चों को एक तरीके से उन बच्चों का समर्थन करने के लिए और उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इस समझौते के अंतर्गत देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो लगभग 8,333 युद्ध के दिग्गजों को प्रतिमाह क्या करेगा? 1,000 का अनुदान प्रदान करेगा। और साथ ही साथ बैंक ने देखा जाए जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो मनाया गया था यानी कि 7 दिसंबर को, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ का योगदान भी दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई को हुई थी। 1 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड मुंबई में है, ठीक है। और इस समय इनके जो चेयरमैन है वो कौन है? दिनेश कुमार खारा, ठीक है। इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन हैं। अगला है हमारा फ्रेंड कि किस संस्था के द्वारा ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया गया है? सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, शहरी परिवहन संस्थान के द्वारा जो भारत, या फिर नीति आयोग के द्वारा? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा देखा जाए ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं क्या है। तो नीति आयोग ने किनके किनके सहयोग से इस गठबंधन को लॉन्च किया है? तो नीति आयोग में देखा जाए कन्वर्जेंस, माफ करिएगा, नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के सहयोग से ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है। इसका जो ये गठबंधन है, ये जो पहल है, इस पहल का उद्देश्य क्या है या फिर मकसद है फ्रेंड? जो देश में जितने भी जो ई बसेज हैं, ई बसों को अपनाए जाने के मामले में जो केंद्र हैं, जो राज्य सरकारों को, जो मूल उपकरण विनिर्माताओं को, वित्तीय संस्थानों को और जो सहायक सेवा प्रदाताओं समेत विभिन्न जो भी संबद्ध जो पक्ष हैं उनके बीच में ज्ञान को प्रसारित करना और साथ ही साथ उनके बीच में जो कुछ भी वो ज्ञान है, जो कुछ भी सीख है, उनको क्या करना है? एक दूसरे के बीच में साझा करना, यही इसका उद्देश्य है। और यही देखा जाए जो ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक बस गठबंधन है वो किस तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये गठबंधन जो है देश में जितने भी बस परिवहन प्रणाली है उन जो प्रणाली को क्या करेगा? तेजी से जो है बिजली चालित बनाने की दिशा में एक कदम होगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन LCRD लॉन्च किया है? नासा ने किया है, इसरो ने किया है, JAXA ने किया है, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए, यानी कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जो है लेजर कम्युनिकेशन रिल डिमॉन्स्ट्रेशन लॉन्च किया है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे लेजर, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट्स के से, वो देखिए जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से होता है। इसमें देखिए लेज़र का इस्तेमाल किया जाएगा सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसने नासा ने अपना नया लेज़र कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन जो है लॉन्च किया है। और ये देखा जाए ये जो LCRD है नासा को अंतरिक्ष में जो ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करने में मदद करेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए ये जो सैटेलाइट्स है उससे जो डेटा को लेजर के जरिए जो है धरती पर भेजा जाएगा और लेजर के जरिए ही क्या किया जाएगा, रिसीव भी किया जाएगा। तो एक तरीके से ये जो सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन का तरीका ही पूरी तरीके से बदल देगी। और ये देखा जाए ये क्या करेगी, रेडियो जो अभी तक जो है कम्युनिकेशन के लिए जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता था उस रेडियो फ्रिक्वेंसी के इस्तेमाल की जगह क्या किया जाएगा, लेज़र आधारित, ठीक है, लेज़र आधारित डेटा कम्युनिकेशन को क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, कम्युनिकेशन पे काम करेगा। अब इससे क्या होगा फ्रेंड, इससे कम्युनिकेशन से देखा जाए तो ये कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षित होगा और इसके साथ ही साथ समय भी बचेगा और खासकर ऊर्जा भी बचेगा। कैसे, जैसा कि क्योंकि इसमें देखा जाए फ्रेंड हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधारित जो है जो संचार में जो डेटा देखा जाए, जब आप रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं अपने संचार में तो उससे क्या होता है जो डेटा आता है उसके ख़राब होने की काफ़ी ज़्यादा मतलब संभावना रहती है। साथ ही साथ डेटा के जो है जब हम रिसीव करते हैं तो उसमें देरी होने की भी संभावना रहती है। लेकिन जब आप देख रहे हैं ये लेज़र है, लेकिन जब आप लेज़र कम्युनिकेशन के माध्यम से लेज़र के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। इसके माध्यम से जो आप ये काफ़ी तेज़ गति से आपको मैसेज भेजता है। इसी के जरिए देखा जाए इसके जरिए जो कुछ भी आप डेटा भेजेंगे उसमें अगर किसी भी प्रकार का मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हैकिंग नहीं हो सकती है या फिर कोई भी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी डिस्टर्बेंस जो है इस जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है जब हम लेज़र के माध्यम से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो यही है आप जैसा कि देख रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, लेज़र कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा भाषा संगम मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा संगम मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है और ये देख लीजिए, देखा जाए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया है भाषा संगम मोबाइल ऐप का। और ये जो मोबाइल ऐप होगा फ्रेंड, जितने भी इस मोबाइल ऐप को जो लोग इस्तेमाल करेंगे, जो उसके उपयोगकर्ता होंगे, उनको क्या किया जाएगा, अनुसूचित भारतीय भाषा में जो दैनिक जो आपको अनुसूचित जो भारतीय भाषा है 22 भाषाओं में जो हम डेली के जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन जो दैनिक जो बातचीत में है उनमें सामान्य भावों से परिचित कराने के लिए इसको विकसित किया गया। यानी कि इस ऐप में देखा जाए 100 से अधिक वाक्य होंगे और वो कौन से वाक्य होंगे जो हम डेली अपने जो है आम दिनचर्या में इन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं और जो कि विभिन्न भाषाओं में उनको डिज़ाइन किया जाएगा। यानी कि भारत की जो विभिन्न भाषाएं हैं उन विभिन्न भाषाओं में डेली जो देखा जाए जो डेली आम बोलचाल की जो भाषाएं होती हैं जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं उनको इन भाषाओं में क्या किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा और लोगों को क्या किया जाएगा 22 भारतीय भाषाओं में बुनियादी बातचीत सीखने, उनके खुद के प्रशिक्षण करने और ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाने की अनुमति देता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे ओवरऑल देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है इस ऐप का, जो भारत भर में जितने भी लोग हैं, आपको पता है भारत में जितने लोग हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, तो जितने भी लोग हैं भारत के लोग वो भारत के जो है विभिन्न राज्य की जो विभिन्न भाषाओं को क्या करेंगे फ्रेंड, सीख सकेंगे। और जब विभिन्न भाषाओं को सीख सकेंगे और फिर उनकी संस्कृति को भी काफ़ी करीब से समझ सकेंगे, इससे क्या होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। जब आप किसी की भाषाओं को सीखेंगे तो आप लोग के बीच में क्या होगा, एक कम्युनिकेशन जो गैप है उस कम्युनिकेशन गैप को कम किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाषा ही क्या है, हमारे भावनाओं का आदान प्रदान होता है। जब हम दूसरे की चीज़ों को तभी समझेंगे जब हम उसकी भाषा को समझेंगे। तो जब एक दूसरे की आप भाषाओं को समझ पाएंगे और जब आप उससे क्या होगा, फिर आप अपने जो संस्कृति है आपकी अलग अलग, जैसे साउथ इंडिया एक अलग उनकी थोड़ा कल्चर है, नॉर्थ का एक अलग कल्चर है, तो इससे क्या होगा, आप एक दूसरे के कल्चर को समझ सकेंगे। तो इससे आपके अंदर क्या होगा, एक भावनात्मक जो है एक जुड़ाव आएगा, ठीक है फ्रेंड। भाषा बहुत मैटर करती है, भाषा लोगों को भावनात्मक तरीके से एक दूसरे के करीब लाती है, ठीक है। तो भाषाओं से आप लोग के अंदर एक भावनात्मक जुड़ाव आएगा और
जब भावनात्मक जुड़ाव आएगा तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो हमारा सपना है कि सारे लोग एक रहें और जो हमारी एकता है वो मजबूत हो, उससे क्या होगा, एक मजबूती मिलेगी इसके माध्यम से। ठीक है, तो यही सरकार का प्रयास है कि जो भारत की जो 22 जो है अनुसूचित जो भाषाएं हैं उनमें जो आम बोलचाल की जो शब्द हैं उसके लोगों परिचित हों, इससे एक दूसरे के लोग बात को समझ सके। ठीक है, तो इस तरीके से था आज का हमारा जो 10 MCQs। अब आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा पहला फैक्ट है कि केंद्र सरकार ने नियमित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया है। कब तक के लिए? 31 जनवरी 2022 तक के लिए। ठीक है, वहीं हम देखते हैं अगला है, अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष नामित की गई हैं। किसे किया गया है? भारतीय मूल की हैं ये, इनका नाम है प्रोफेसर नीली बेंदापुड़ी। ठीक है, वर्ष 2017 से लेकर के 19 की अवधि के लिए प्रतिष्ठित 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया है? डॉक्टर P प्रवीण राव को किया गया है। अगला है हमारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया गया। फ्रेंड कब मनाया गया? 8 से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में मनाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया जब हम लोग ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में बात कर रहे थे। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में राष्ट्रमंडल देखिए भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये भारतीय भारोत्तोलक हैं झिल्ली दाल बेहड़ा ने। ठीक है, डिज्नी बाय खुश के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। किसे किया गया है? देखिए, जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया। कब मनाया गया? 9 दिसंबर को मनाया गया। इस बार का देखिए थीम क्या था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का? योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। कब मनाया गया? 10 दिसंबर को मनाया गया। इस बार की थीम क्या है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप। कहाँ पे आयोजन? फ्रेंड उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजन। इसमें देखिए जो पुरुष की 55 किग्रा स्नैच श्रेणी में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है संकेत महादेव सरगर। ठीक है, और हमारा अंतिम है फैक्ट्स ऑफ द डे कि म्यांमार के अपदस्थ नागरिक नेता हैं जिनको अभी हाल ही में 2 आरोपों के लिए दोषी पाया गया और उन्हें 4 साल के लिए क्या किया गया? कारावास की सजा दे दी गई। उनका नाम क्या है? आंग सान सूकी। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला है कि 17 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? फ्रेंड उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। किसे किया है? भारतीय हॉकी के सदस्य हैं जिनका नाम है ललित कुमार उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? फ्रेंड प्रयागराज में किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में पुस्तक का विमोचन किया। कौन सी पुस्तक? चित्रों में चिड़ियाघर। ठीक है, ध्यान रखिएगा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है? फ्रेंड लखनऊ में है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए चिड़ियाघर है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे चिड़ियाघर है। अभी हाल ही में एक नया चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? ठीक है, आप मुझे चिड़ियाघर के बारे में बताइए जो उत्तर प्रदेश में है, किन किन जिलों में है। अंतिम में हमारा प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? नोएडा को बनाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से आज हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक आपका WHO से संबंधित है। ठीक है, दूसरा आपका है फ्रेंड हमने भी पूछा कि आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित भी आज मैंने एक प्रश्न पूछा। ठीक है, शमशेर जी, ज्योति जी और सौरभ जी आप लोग काफ़ी अच्छा आंसर करते रहते हैं और भी लोग आप लोग करते रहिए। बाकी फ्रेंड आप लोग का सहयोग ही बहुत कुछ है हमारे लिए, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते रहो। ठीक है, और बाकी सेशन अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अभी मैं जानती हूँ आप लोग का एग्जाम भी चल रहा है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा वर्क नहीं दे रही हूँ फ्रेंड। एग्जाम आप लोग का उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा जाए और आप लोग अपना फीडबैक दीजिए जो आप लोग का माफ़ करिएगा जो आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसके बारे में बताइए कि किन किन लोगों ने भी हाई कोर्ट का जो चल रहा है एग्ज़ाम, अगर आप लोगों ने उस एग्ज़ाम को दिया है तो अपना थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का आपका अनुभव रहा है, वो हमसे साझा करें। ठीक है, बाकी फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।